तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, हिस्ट्री बेजर पेपर 14, इसमें आपको पढ़ना क्या है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, अमेरिका का इतिहास 1776 से 1945 तक का। कितना? 1776 से 1945 तक का इतिहास इसमें आपको जानना है। ठीक है, तो यूनिट 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 यूनिट है। चलिए देखते हैं। देखिए, मैं भूल गया था कि आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है यार। सही में मैं रांची यूनिवर्सिटी का बच्चा का भी एग्ज़ाम चल रहा है, सेम 3 का और सेम 2 का, तो मैं उधर खो गया हूँ और इधर मुझे मालूम ही नहीं था कि आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है। नहीं तो मैं आप लोग का पहले ही पेपर डाल देता। सॉरी। हालांकि पॉलिटिकल साइंस वालों का तो मैं भूल ही गया, हिस्ट्री का सोच रहा था कि डाल दे रहे टाइम टाइम पे। देख रहा हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है। कोई बात नहीं, भूल गया था। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के मूल निवासी कौन थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियों ने अमेरिका में बसना क्यों शुरू किया। यूरोप के जो लोग हैं अमेरिका में आके बसने लगे थे, ये कारण जानना है। प्रारंभ जब समय था, ठीक है, 1776 तक का, जब अमेरिका की आज़ादी का समय था, मतलब उस टाइम पे अमेरिका भी अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो प्रारंभिक अमेरिका का औपनिवेशिक समाज कैसा था जब अंग्रेज़ों से ग्रस्त था, यहाँ पे अंग्रेजी गुलामी था, उस टाइम पे कैसा समाज था, ये पूछा गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या क्या रहा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली आपको लॉन्ग आंसर टाइप में लेके चलता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब 1 मार्क्स के लिए है, आपको डिटेल में जानना होगा 1 मार्क्स के लिए। यहाँ पे मैं आपको वेरी लॉन्ग आंसर टाइप दिखाता हूँ। ठीक, ये आपके 30 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले, उसके बाद यहाँ पे आते हैं 15 मार्क्स वाले। यूरोपियों के आगमन से पूर्व अमेरिका की भौगोलिक स्थिति एवं मूल निवास का वर्णन करना है। जब यूरोपीय यहाँ पे नहीं आए थे, अंग्रेज लोग यहाँ पे नहीं आए थे अमेरिका में, उससे पहले अमेरिका की भौगोलिक स्थिति क्या थी, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा था, और यहाँ के मूल निवासी कौन कौन थे, ये बताइए। देखिए, अमेरिका वर्तमान विश्व का सबसे पावरफुल देश है, मेजर पावर कहा जाता है अमेरिका को। ठीक, तो अमेरिका विश्व का एक विशाल महाद्वीप है जिसकी खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा की गई थी। ठीक है, मतलब इन्होंने अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1492 में, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक, यूरोपियों के आगमन से पहले यहाँ विभिन्न मूल निवासी जनजाति निवास करती थी। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो यहाँ पे निवास करते थे, जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था। अब रेड इंडियंस मतलब लाल भारतीय मत समझ लीजिएगा। ठीक है, या नेटिव अमेरिकन्स कहा जाता था। इन लोगों की अपनी संस्कृति थी, अपनी भाषा थी, इनकी धार्मिक विश्वास था और सामाजिक व्यवस्थाएं थीं। बाद में क्या हुआ, अमेरिका का प्राकृतिक वातावरण, विशाल भूमि और प्राकृतिक संसाधन बाद में यूरोपीय उपनिवेशवादियों को आकर्षित करने का मुख्य कारण बना। ठीक है, यूरोपीय यहाँ पे घूमने आते थे और फिर यहीं पे रह जाते थे, तो धीरे धीरे अंग्रेज लोग यहाँ पे आके बस गया। ठीक है, अमेरिका की भौगोलिक स्थिति, अमेरिका महाद्वीप मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। आप सबको मालूम है, एक है उत्तरी अमेरिका, एक है दक्षिणी अमेरिका। इसके अतिरिक्त मध्य अमेरिका और कैरेबियन द्वीप, ठीक है, कैरेबियन सागर जिसको बोलते हैं, इसमें शामिल हैं। अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर है और पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है और दक्षिण में कौन है, अमेरिका के दक्षिण में, और दक्षिण में भी प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर 2 ओर से घिरा हुआ है इनको। अमेरिका प्राकृतिक यानी कि नेचुरल दृष्टि से संसाधन से पूरी तरह से समृद्ध है, यहाँ पे हर चीज़ मिलता है जो भारत में मिलता है। ठीक है, कोयला यहाँ पे एक ग्रेड एंथ्रासाइट कोयला मिलता है, यहाँ घने वन हैं, नदियाँ हैं, विशाल उपजाऊ मैदान है, और मालूम है आपको विश्व में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। धान भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ है, और मिसिसिपी और मिसौरी जैसी यहाँ पे नदियाँ हैं। मिसिसिपी का नाम सुने होंगे, मिसिसिपी नदी कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में, और मिसौरी भी अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा इजी बना देती हैं। अमेरिका के मूल निवासी कौन है, रेड इंडियंस जिसे नेटिव अमेरिकन्स कहा जाता है। ठीक है,
तो अमेरिका के मूल निवासी की बात किया जाए तो यूरोपियों के आगमन से पहले, मतलब जब यूरोपीय अंग्रेज लोग जब अमेरिका में नहीं पहुंचा था, उससे पहले अमेरिका में अनेक जनजाति रहती थी, जिन्हें सामूहिक रूप से नेटिव अमेरिकन्स या रेड इंडियंस कहा जाता था। इतिहासकारों के अनुसार ये लोग हजारों वर्ष पहले एशिया से बेरिंग जलडमरू के माध्यम से अमेरिका पहुंचे थे। ठीक है, अमेरिका की प्रमुख जनजाति कौन है? तो देखिए, अमेरिका में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जनजाति रहती थी, जैसे कि अपाचे, चेरोकी, सियूक्स, ठीक है, इरोक्वाक्स, माया, एजटेक, इंका, ये जनजाति अमेरिका की जनजाति है। अब सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा था, सोशल यहाँ पे लाइफ कैसा था और इकोनॉमिकल लाइफ? तो अमेरिका के मूल निवासी मुख्य रूप से कृषि और शिकार तथा मछली पकड़ने पर निर्भर थे। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ 1776 के आसपास या उससे पूर्व की, ठीक है, 1600 के आसपास की। कुछ जनजातियां घुमंतु जीवन जीती थी, जबकि कुछ अस्थायी कृषि समाज विकसित कर चुके थे। मतलब कुछ लोग यहाँ वहाँ घूम के अपना रोजगार कृषि करते थे, जबकि कुछ लोग एक ही जगह पर रह के कृषि करते थे। ठीक है, माया जनजाति और एजटेक जनजाति सभ्यता ने उन्नत कृषि प्रणाली, मंदिर और नगर का निर्माण किया। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान का भी डेवलपमेंट का काम किया था। धार्मिकता की बात किया जाए तो मूल रूप से अमेरिकन मूल निवासी प्राकृतिक पूजक थे। जिस तरह से संथाल जनजाति प्रकृति के पूजक हैं, उसी तरह से वहाँ के जनजाति प्रकृति की पूजा करते थे। वे सूर्य, चंद्रमा, नदी, पशु आदि को पवित्र मानते थे। धार्मिक अनुष्ठान एवं लोक परंपराएं उनके सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग था। ठीक है, और अभी अमेरिका में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म फैला है? क्रिश्चियनिटी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी बाद में पूरे अंग्रेज लोगों ने पूरे विश्व में फैला दिया। ठीक है, 14, अच्छा, झारखंड में या भारत में कोई क्रिश्चियन समुदाय हैं, तो मान के चलिए कि आप मूल रूप से या तो आप हिंदू हैं या फिर इस्लाम हैं, क्योंकि भारत के हिंदू इस्लाम बाद में या तो हिंदू इस्लाम या फिर संथाल होंगे, तीन ही में से कोई एक होंगे। ठीक है, झारखंड में तो तीन ही में से कोई एक इस्लाम या फिर सबसे ज़्यादा संथाल लोग क्रिश्चियन बन गया है बाद में। मूल रूप से संथाल है या फिर हिंदू है या फिर इस्लाम है। ठीक है, बाद में उन लोग अपना धर्म चेंज कर लिया, इस्लाम बन गया, सॉरी क्रिश्चियन बन गया। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका पहुंचने के बाद समुद्री मार्ग से अमेरिका पहुंचा और यूरोपीय देशों में विशेषकर स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस ने अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करना शुरू किया। उपनिवेश मतलब होता है कि दूसरे के देश में शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, 1400-1500 के आसपास इन्होंने, देखिए ये 1500 के आसपास है, उस समय की ये बात हो रही है। यूरोपियों के आगमन से मूल निवासियों के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। भूमि पर कब्जा किया गया। ठीक, अमेरिका की जो मूल निवासी थे, रेड इंडियंस या नेटिव अमेरिकन्स, उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया। यूरोपीय उपनिवेशवासियों ने मूल निवासियों की भूमि पर अधिकार कर लिया। बीमारी का प्रसार, चेचक जिसको हम लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं या माय दर्शना, चेचक, अन्य यूरोपीय बीमारियों के कारण लाखों मूल निवासी मारे गए। ठीक है, क्योंकि ये जंगल वगैरह में रहते थे तो और तेजी से ये फैल जाता था, समुदाय में एक साथ रहते थे। मूल निवासियों की संस्कृति एवं परंपराएं कमजोर होने लगी थी। संघर्ष और हिंसा, यूरोपीय एवं मूल निवासी, अमेरिका के जो मूल निवासी हैं और अंग्रेज जो लोग हैं, यूरोपीय मतलब अंग्रेज लोग, इनके बीच युद्ध होने लगा। ठीक है, मूल निवासियों का प्रतिरोध, कई जनजातियों ने यूरोपीय विस्तार का विरोध किया। जिस तरह से झारखंड में भी संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है, सिद्धू कान्हू मुर्मू के द्वारा, उसी तरह से अमेरिकन ने भी अंग्रेजों का विरोध किया और उनसे युद्ध करा। उन्होंने अपनी भूमि संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन आधुनिक हथियार एवं संगठित यूरोपीय सेनाओं के सामने वे कमजोर पड़ गए, क्योंकि अंग्रेजों के पास ना आधुनिक हथियार था, नया नया मशीन गन, ठीक है, और उस टाइम पे आया था रिवॉल्वर, ठीक है, मतलब बंदूक। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में खोजा। यहाँ के मूल निवासी, जिनको रेड इंडियंस या नेटिव अमेरिकन्स कहा जाता है, इनमें माया, ठीक है, एजटेक, इनका ये प्रमुख हैं। और प्रमुख नदी मिसिसिपी थी, जहाँ पे कृषि करते थे ये लोग। निष्कर्ष बोलिएगा कि यूरोपीय के आगमन से पहले, मतलब कि अंग्रेजों के आने से पहले, अमेरिका
की संस्कृति, मूल निवासी यहाँ की प्रकृति की पूजा करते थे, उनकी एक सभ्यता थी अपनी, सूर्य चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी आकाश पर्वत की पूजा किया करते थे, ठीक है। और ये अपना मूल निवास मुख्यतः कृषि पशुपालन इन सब पे आधारित थे, ठीक है। बाकी लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यूरोपियों द्वारा अमेरिका में बसावट एवं उपनिवेशकरण का वर्णन करना है, ठीक है। 15 से 16वीं शताब्दी यूरोपीय देशों में देखिए अमेरिका में आके इन्होंने बसना शुरू कर दिया था धीरे धीरे, ठीक है। यही चीज़ में पूछा गया है, अमेरिका की खोज, वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको और विस्तार से लिखा गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अंग्रेजी उपनिवेश, 13वीं उपनिवेशियों की विशेषताएं, 13 फ्रांसीसी डच उपनिवेश, ये सब यहाँ पे आपको पढ़ना है, ओके। तीसरा क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रारंभिक औपनिवेशिक समाज एवं सांस्कृतिक राजनीतिक, ठीक है, इन सब के बारे में आपको वर्णन करना है। समाज के बारे में पूछेगा तो आपको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पांचों पहलू के बारे में बता दीजिएगा, ठीक। और अपने भाषा का प्रयोग कीजिएगा, किताबी भाषा यहाँ से पढ़िए लेकिन अपने भाषा का थोड़ा सा प्रयोग कीजिएगा, ओके। अगला आ जाता है यहाँ पे यूनिट 2, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण और महत्व बताइए। देखिए इसको जानना जरूरी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्या कारण था, क्यों अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ठीक है, कब हुआ, किस तरह से इन्होंने आज़ादी लिया। एक्सप्लेन द कोज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। देखिए 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस आते हैं, 1492, ओके। कहाँ आ गए भाई, ये आ गए अमेरिका, समुद्री मार्ग की खोज कर दी कि देखिए इस रास्ते से हम लोग अमेरिका पहुँचेंगे, यूरोप से अमेरिका जाने का रास्ता खोज दिया ये, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। अब यहाँ पे मतलब 1500 के आसपास, 1500 से लगभग 1776 में ये अमेरिका आज़ाद होता है। कब, 1776। लगभग 275 साल की गुलामी ये भी झेलता है अमेरिका, अंग्रेजों का गुलामी लगभग 275 साल मान के चलिए, लगभग 250 साल राउंड फिगर में भारत के जितना इन लोगों ने भी झेला अंग्रेजों को। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 83 विश्व इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। यह युद्ध अमेरिका के 13 उपनिवेशों एवं ब्रिटेन के बीच लड़ा गया, ठीक। इस संघर्ष का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। जिस तरह से भारत में अंग्रेजों ने एकदम यहाँ पे कब्जा जमा लिया था, उस तरह से अमेरिका में भी इन्होंने कब्जा जमा लिया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने न केवल अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया बल्कि विश्व भर में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता की लहर दौड़ा दी। सब अमेरिका को देख के भारत भी आज़ाद होने खोजने लगा। उस टाइम पे भारत में अमेरिका जब लड़ रहा था ना अंग्रेजों से, तो भारत में एक राजा थे टीपू सुल्तान, नाम सुने हैं, मैसूर के राजा थे, मैसूर माने कर्नाटक। तो मैसूर के राजा टीपू सुल्तान ने भी अमेरिका की आज़ादी के समय भारत से जंगी जहाज भेजे थे, नौसैनिक जहाज हेल्प के लिए। टीपू सुल्तान जो अमेरिका की आज़ादी के लिए यहाँ से जहाज भेजे थे ताकि जाके अमेरिका के साइड से लड़े और अंग्रेजों से मुक्ति दिलाए अमेरिका को। 18वीं शताब्दी तक इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए थे, मतलब 13 जगह पे इन लोगों ने शासन जमाना शुरू कर दिया था। इन उपनिवेशों में व्यापार, कृषि, उद्योग का विकास हो रहा था। उपनिवेशी स्वयं को अंग्रेज नागरिक मानते थे, ठीक है, वे बोल रहे थे कि हम अपने को अंग्रेज सिटीजन मानते हैं, लेकिन उन्हें ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं था। स्वतंत्रता का प्रमुख कारण क्या था, तो ब्रिटिश ने 7 वर्षीय युद्ध के बाद आर्थिक संकट दूर करने के लिए अमेरिकी उपनिवेशों पर विभिन्न टैक्स लगा दिए थे, अलग अलग प्रकार का टैक्स लगाना शुरू कर दिए थे। इनमें सबसे पहला टैक्स क्या है, तो स्टाम्प टैक्स, ठीक, शुगर एक्ट यानी कि चीनी पे टैक्स लगाया गया, टी एक्ट यानी कि चाय पे भी टैक्स लगा दिया था इन्होंने, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे, अमेरिकियों ने इन टैक्स जितना भी कर लगाया इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नो टैक्सेशन विथआउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये अमेरिकियों ने नारा लगाना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट है ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण।
अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पे जितना भी व्यापार हो, बिजनेस हो और उद्योग बसे, इन सभी पे अंग्रेजों का अधिकार हो, ये अंग्रेज लोग चाहते थे। और जितना भी फायदा हो किसको मिले, ब्रिटेन के साथ व्यापार करें और फायदा को सब ये हड़पना चाहते थे। ठीक है। राजनीतिक अधिकार की कमी, अमेरिका में उपनिवेशियों को ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। ठीक है, इससे उनमें असंतोष बढ़ने लगा। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे बोस्टन की टी पार्टी शुरू होती है। बोस्टन की टी पार्टी, यह क्या होता है, देखिए टी मतलब चाय, सबको मालूम है, पार्टी मतलब छोटा सा एक पार्टी है। चाय में एक अधिनियम लाया गया था, एक्ट लाया गया था, कानून लाया गया था। ठीक है, टैक्स लगा दिया गया था चाय में। उसके विरोध में अमेरिका उपनिवेशियों ने बोस्टन बंदरगाह, बोस्टन एक समुद्र का किनारा है, वहाँ पे जा करके इन्होंने ब्रिटिश चाय से भरे जहाज़ों का सामान समुद्र में फेंक दिया। ठीक है, इसे बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। समझ गए, कहाँ पे, बोस्टन जो है एक समुद्र का किनारा है, वहाँ पे जो ब्रिटिश अंग्रेजों का जो जहाज आ रहा था चाय से भरा हुआ, उसको ये सब समुद्र में फेंक देते हैं। नेक्स्ट आता है, ये सब स्वतंत्रता संग्राम का कारण है। प्रबोधन विचारधारा का प्रभाव, लॉक, सर जॉन लॉक और रूसो जैसे विचारक ने स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकार के विचार में अमेरिका को प्रभावित किया और अपनी स्वतंत्रता के लिए इन्हें लड़ने के लिए उकसाया। स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ 1775 में लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाइयों के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। अमेरिकी उपनिवेशियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित संघर्ष शुरू किया। स्वतंत्रता घोषणा, देखिए अब यहाँ पे स्वतंत्रता की बात आती है। 4 जुलाई, ठीक है आज 1 जुलाई है ना, 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता घोषित कर एक घोषणा पत्र जारी किया और स्वीकार कर लिया गया। इसे मुख्य रूप से थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था इस घोषणा पत्र को। इस घोषणा में कहा गया कि सभी मनुष्य समान हैं। ठीक, सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। जनता को अन्यायी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। अगर कोई सरकार अन्याय करती है तो जनता उस पर विद्रोह कर सकती है। युद्ध का परिणाम 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस संधि के नाम से जाना जाता है इसको हिंदी में, पेरिस संधि के द्वारा ब्रिटेन में अमेरिका की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। ठीक है, अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्व, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्व में आता है कि अमेरिका विश्व का पहला आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित किया। ठीक है, और लोकतंत्र एवं नागरिक अधिकार की यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ आ गई और धीरे धीरे इससे विश्व के अन्य देश भी प्रभावित हुए। विश्व पर यह प्रभाव हुआ कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति एवं लैटिन अमेरिकी आंदोलन को प्रेरित किया। औपनिवेशिक शासन को चुनौती मिल गई। इस संग्राम ने औपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा दी। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह युद्ध की अवधि 1775 से 1883 तक चली। स्वतंत्रता की घोषणा तो 1976 में ही हो गई थी और पेरिस संधि 1983 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अंत होता है। ओके, नेक्स्ट, अमेरिकी क्रांति एवं क्रांतिकारी समूह का वर्णन करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्रांति में जिस तरह से भारत में महात्मा गांधी सपोर्ट किए, वहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन ने समर्थन दिया था। इसलिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी रखा गया उनके नाम पे। ओके, नेक्स्ट, अगला जाता है अमेरिकी क्रांति एवं राष्ट्र निर्माण में जॉर्ज वॉशिंगटन की भूमिका के बारे में बताइए। जिस तरह से भारत में महात्मा गांधी ने योगदान दिया, उसी तरह से जॉर्ज वॉशिंगटन ने यहाँ पे योगदान दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सेना का नेतृत्व किया तथा स्वतंत्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया 1976 में, तो वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति भी बने ये। उन्हें फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र का पिता, जिस तरह से भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, अमेरिका के राष्ट्रपिता हैं जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा।
प्रारंभिक जीवन की बात किया जाए तो जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म 1732 में वर्जीनिया में हुआ था। वे एक सैनिक एवं भूपति थे, ठीक है, भूमि के स्वामी थे। और फ्रांसीसी एवं भारतीय युद्ध में उन्होंने सैन्य अनुभव प्राप्त किया था, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन वर्जीनिया में जन्म हुआ था और वे एक सैनिक, मतलब एक तरह से सेना भी और भूमिपति भी घर थे उनके लोग। और इन्होंने फ्रांस और जो भारत में सैन्य युद्ध हुए थे उनसे ये एक्सपीरियंस भी लिए थे, क्योंकि एक तरह से ये सैनिक भी थे। स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका, तो 1775 में वाशिंगटन, ठीक है, को कॉन्टिनेंटल आर्मी का प्रमुख नियुक्त किया जाता है, ठीक है, यानी कि महाद्वीपीय जो सेना है उनके हेड इनको घोषित किए जाते हैं। सैन्य नेतृत्व में बात किया जाए तो उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अमेरिकी सेना का नेतृत्व किया। संसाधन की कमी थी, उसके बावजूद उन्होंने अमेरिकी सेना का मनोबल बनाए रखा, मोटिवेट करते रहे। प्रमुख विजय की बात किया जाए तो कार्य टाउन की लड़ाई 1781 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अमेरिकी सेना ने ब्रिटिश सेना को पराजित किया और इसकी अगुवाई कौन कर रहे थे, इसकी लीडिंग कौन कर रहे थे, जॉर्ज वाशिंगटन। यह स्वतंत्रता संग्राम की निर्णायक विजय थी, ठीक है। और इसके बाद 1781 के बाद 1783 में पेरिस संधि होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। राष्ट्र निर्माण में योगदान क्या है इनका, तो प्रथम राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। 1789 को जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। लोकतांत्रिक परंपराओं की स्थापना करते हैं, शांतिपूर्ण और डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में इसको विकसित करते हैं। राष्ट्र में एकता लाते हैं, उन्होंने विभिन्न राज्यों को एकजुट करने का प्रयास भी किया है। विदेश नीति की बात किया जाए तो विदेश नीति वाशिंगटन ने अमेरिका को यूरोपीय संघर्ष से दूर रखने की नीति अपनाई। और व्यक्तिगत एवं आदर्श, वे ईमानदार थे, नेतृत्व क्षमता एवं राष्ट्रभक्ति के प्रतीक थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी इतिहास के महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में विजय दिलाई तथा लोकतांत्रिक अमेरिकी की मजबूत नींव रखी। देखिए, जिस तरह से भारत में पूरा का पूरा महात्मा गांधी को फॉलो किया जाता है, उसी तरह से वहाँ पे उनको, जिस तरह से यहाँ के पैसे में महात्मा गांधी का फोटो रहता है, वहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन का फोटो रहता है, ठीक है, अमेरिकी डॉलर में। और अभी 1 रुपया बराबर, मतलब सॉरी, अमेरिका का 1 डॉलर बराबर हमारा 94 रुपया, ठीक है। अमेरिका अगर 1 रुपया देगा तो हम 94 रुपया आपको देना पड़ेगा, तब जाके बराबर आएगा। समझ रहे हैं, मतलब हमारा पैसा का कितना कम वैल्यू है। नेक्स्ट, अमेरिकी संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं विशेषताओं का वर्णन, जिसमें पूछा गया है कि अमेरिका का संविधान जो बनना शुरू हुआ 1987 में संविधान का निर्माण किया गया था अमेरिका में, ये प्रोसीजर बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा यूनिट 3 से क्वेश्चन, अमेरिकी गृह युद्ध के कारणों को बताइए। अमेरिका में क्यों आपस में ही लोग लड़ने लगे थे, सिविल वॉर इसको बोलते हैं, अमेरिकी गृह युद्ध, ठीक है। गृह युद्ध मतलब घर के अंदर युद्ध, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमेरिकी गृह युद्ध की बात किया जाए तो 1861 से 65 लगभग 4 साल संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विनाशकारी घटनाओं में से एक था, क्योंकि अमेरिका के लोग आपस में ही लड़ मर रहे थे, ठीक है। यह युद्ध उत्तरी राज्यों यूनाइटेड स्टेट्स और दक्षिणी राज्य, ठीक है, जिनको कॉन्फेडरेशन स्टेट्स कहा जाता है, कॉन्फेडरेट स्टेट के बीच लड़ा गया। सॉरी, इस युद्ध का मुख्य कारण दास प्रथा का प्रश्न था, ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक मतभेद भी इसके लिए जिम्मेदार थे। गृह युद्ध ने अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था, समाज एवं अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया, ठीक है। गृह युद्ध की पृष्ठभूमि की बात किया जाए तो 19वीं शताब्दी तक अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच व्यापार अंतर को विकसित हुए। ये पढ़ लीजिएगा। देखिए, अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सब तो मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है। ये PDF में ही मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अमेरिकी गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन की भूमिका। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के बाद में राष्ट्रपति बने थे, बहुत गरीब परिवार से था अब्राहम लिंकन, और इन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। इनका एक नारा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, ठीक है।
इस तरह से एक डेमोक्रेसी का नारा दिए थे। गृह युद्ध के बाद अमेरिका की पुनर्निर्माण काल का वर्णन करना है। तो गृह युद्ध से एक क्वेश्चन आना तय है, ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध। ये 76 पेज का PDF है, आप लोग पढ़ लीजिएगा आसानी से। सब आपका इतना पढ़ने से आपको एग्जाम में मतलब पक्का है, आप सभी प्रश्नों के उत्तर कर लीजिएगा। अमेरिका के साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय, ठीक है, और तथा लैटिन, ये यहाँ पे उदय थोड़ा लिखा गया है। एक्सप्लेन द एमरजेंस ऑफ USA एंड इम्पीरियल पावर एंड अमेरिकन इम्पीरियल इन लैटिन अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में अमेरिकी साम्राज्यवाद का वर्णन करें। अमेरिका में किस तरह से लैटिन अमेरिका में साम्राज्यवाद का विकास हुआ, ये बताना है। देखिए अभी मुझे ना और भी क्लास लेना है, तो मैं एक एक करके पूरा विस्तार से तो नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि एक एक करके विस्तार से लिया तो लगभग 2 घंटा प्लस क्लास जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा। PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी सबको तो ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल किए ही होंगे, ठीक है। जो लोग नहीं किए वो लोग PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। अमेरिका और स्पेन युद्ध का क्या क्या कारण था, ये कारण यहाँ पे पूछा गया है, तो कारण को बताना है। ओके, नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में विल्सन, ठीक है, वुड्रो विल्सन के 14 सूत्र का वर्णन करें। और वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और यहाँ पे जो भी आदमी फेमस हुआ है वो अमेरिका का राष्ट्रपति एक बार बना है, ठीक है। अमेरिका की पृथकवादी आइसोलेशनिज्म या आइसोलेशनिज्म नीति का वर्णन करना है। ओके, तो ये आपका यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगला वीडियो मैं जल्दी दे दूँगा, कल दे दूँगा यार, कल चाहे परसों, ठीक है। तो इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा।